नए चैप्टर की, और वो नया चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, जो क्लास 11th के 3rd यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं यहां पे चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूं, चैप्टर का नंबर लिख दे रहा हूं, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है जी, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सेल साइकिल ये वो सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें कोई भी सेल डुप्लीकेट करेगी अपने जीनोम को, सिंथेसाइज करेगी सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और इवेंचुअली डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स को बना लेगी। अब मैं बोल रहा हूं कि इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट इन विच सेल duplicates its genome, synthesize its cell constituent and eventually divide into 2 daughter cell. It is known as cell cycle. तो सेल साइकिल में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। मैंने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं सबसे पहले। तो सेल साइकिल, इट इज अ सीक्वेंशियल event in which cell synthesize, या सेल सिंथेसाइज से पहले आप सेल से डुप्लीकेट करवा लें जीनोम को। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जीनोम का मतलब होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, and synthesize other cell constituents and eventually divide into 2 daughter cell, 2 डॉटर सेल के अंदर वो डिवाइड कर जाए। उस इवेंट को हम सेल साइकिल कहते हैं। अब बात ये है कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अगर बात करी जाए किसी भी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करने में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगते हैं। अगर यहीं पे ईस्ट सेल की बात की जाए, जो यूनिसेलुलर फंजाई होती हैं, ये 90 मिनट में, 90 मिनट्स में डिवीजन कर लेंगी बेटा। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर का समय लगता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन वेरी करता है, ये ड्यूरेशन वेरी करता है। और बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी सेल साइकिल को डिवाइड करना चाहूं फेजेस में, तो 2 मेन फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ठीक है, और इस इंटरफेज की बात करें तो मेजर जो टाइम लेगा किसी भी सेल साइकिल में, जो इवेंट सबसे ज्यादा टाइम लेगा, तो वो इंटरफेज है। मतलब अगर 24 आवर की सेल साइकिल हो रही है किसी ह्यूमन में, तो इंटरफेज को होने में 23 आवर्स के करीब लग सकते हैं। और एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा, जिसको होने में लेस देन 1 आवर लगता है।
तो यहाँ पे अगर मैं सेल साइकिल को डिवाइड करना चाहूँ तो सेल साइकिल को मैं दो मेन इवेंट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट है इंटरफेज। इंटरफेज 95% टाइम लेगा किसी सेल साइकिल का, ठीक है जी। और इस इंटरफेज को फर्दर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज के अंदर। सबसे पहला था गैप 1 फेज, फिर सिंथेटिक फेज, S का मतलब है सिंथेटिक और G2 का मतलब है गैप 2 फेज बेटा। और दूसरा फेज होता है यहां पे जिसे मैं कह रहा हूं M फेज या माइटोटिक फेज, ठीक है। M फेज या माइटोटिक फेज जो लगभग 5% टाइम लेता है किसी सेल साइकिल का। मतलब कहने का ये है कि अगर 24 आवर की पूरी सेल साइकिल का ड्यूरेशन है तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर तो लग जाने हैं इंटरफेज में और अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 आवर लगेगा किसमें, M फेज को होने में बेटा, M फेज को होने में। और ये जो इंटरफेज है ये क्या है, ये एक प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज है, पहले प्रिपरेशन होगी फिर डिवीजन होगा। और अगर मैं एम फेज की बात करता हूं तो एम फेज को दो इवेंट्स में बांटा गया है। एक है कैरियोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ये तो रही बात इनकी। इस कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में, जिसे कहा जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ठीक है। तो ये तो रही बात सेल साइकिल की। अच्छा, इसमें कितना टाइम लग जाता है, तो इन फेजेस के भी टाइम बता दे रहा हूं। G1 फेज को होने में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर लगते हैं। S फेज को होने में अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर लगते हैं और G2 फेज को होने में 4 to 6 आवर लगते हैं। और इनके अंदर बात करें M फेज के कैरियोकाइनेसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो सबसे बड़ा फेज, लॉन्गेस्ट फेज मेटाफेज है और सबसे छोटा फेज एनाफेज है। सबसे शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज है और सबसे बड़ा फेज मेटाफेज होता है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इनमें होगा क्या, ये जो इंटरफेज हो रहा है या ये जो इंटरफेस के जो इवेंट्स हैं इनमें क्या होता है। तो इसमें आपको क्या क्या डिटेल याद रखने होंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सपोज कोई एक सेल थी जो क्विसेंट फेज में थी या G0 फेज में थी। ध्यान से समझिएगा, कोई सेल थी जो G0 फेज के अंदर थी। G0 फेज को हम लोग क्विसेंट फेज भी कहते हैं या हम इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, ठीक है। ये वो फेज होता है जिसमें कोई भी सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है, पर वो डिवाइड नहीं करती, वो डिवाइड नहीं करती जब तक उसको बोला ना जाए, until called to do so,
तो G0 फेज वो फेज है जिसमें कोई सेल जो है मेटाबॉलिकली तो काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रही। कब तक? जब तक उसको बोला ना जाए। अब कौन बोलेगा कि भाई तुम सेल डिवाइड करो? तो इनको बोलने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है माइटोजन। माइटोजन वो मॉलिक्यूल है जो किसी भी सेल को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं कि तुम एक काम करो भाई, तुम डिवाइड करो, तुम डिवाइड करो। और उसके बाद में सेल एंटर कर जाती है इंटरफेज के सबसे पहले इवेंट में, जिसे मैं G1 फेज कह दे रहा हूं। G1 फेज हो जाएगा तो उसके बाद में होगा S फेज, और S फेज के बाद में होगा G2 फेज। G2 फेज तो ध्यान से समझना मेरी बात बेटा। जो G1 फेज है उसमें प्रिपरेशन होगी S फेज की। मतलब S फेज है बेसिकली क्या? सिंथेटिक फेज। और सिंथेटिक फेज क्या है? जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता हो, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता हो वो है एस फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, हिस्टोन प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे, उसके अलावा कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। उन सब की सिंथेसिस कब होगी? G1 फेज के अंदर हो जाती है। तो प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस और एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस G1 फेज में हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे S फेज की प्रिपरेशन G1 फेज में हो गई, सिमिलरली M फेज की जो प्रिपरेशन होगी, M फेज की जो प्रिपरेशन होगी वो बेटा हो जाती है G2 फेज में। M फेज की प्रिपरेशन किस में हो जाएगी? G2 फेज में होगी। जिस तरीके से S फेज की प्रिपरेशन G1 फेज में हुई। और क्या क्या प्रिपरेशन हुई? इवेंट क्या क्या थे? तो इवेंट थे, सबसे पहला G1 फेज में बेटा क्या हुआ? यहां पे प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस हुई, या आप कह सकते हो कि यहां पे सिंथेसिस हो गई अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा वो सब न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए या अदर प्रोटीन्स, उसके अलावा एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस यहीं पे हो जाएगी। ये सारे इवेंट G1 फेज के अंदर होते हैं। और इसके बाद होगा S फेज, जिसमें ध्यान रखना, एक कभी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कब होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन को बनाते हैं वो बन जाएंगे G1 फेज में, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस S फेज में ही होगी। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। क्या है? यहाँ पे मेन इवेंट है डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में जब नया डीएनए बन जाएगा तो उसकी पैकेजिंग करने के लिए चाहिए होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को करने के लिए चाहिए होती है हिस्टोन प्रोटीन, और वो हिस्टोन प्रोटीन बनेगी इसी फेज में। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। और बात एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात ये कि
जब एस फेज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कर जाएगा, डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। मैं क्या कह रहा हूं कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है यहां पे, देखिए हम जो है क्रोमोसोम नंबर या प्लॉइडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे? एन से। एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम नंबर को या प्लॉइडी को, और सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम अमाउंट ऑफ डीएनए को, अमाउंट ऑफ डीएनए को। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो जो डिप्लॉयड सेल थी वो बेसिकली डिप्लॉयड ही रहेगी, और जो अमाउंट था जिसे सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो डबल हो जाएगा। मतलब एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाती है। ठीक है। अब उसके अलावा अगर बात करें हम G2 फेज की, तो G2 फेज में क्या होगा बेटा, सेल एक तो साइज में ग्रो करती है और साथ साथ जो भी प्रोटीन या आरएनए चाहिए होंगे, इसके लिए एम फेज के लिए क्या बोल रहा हूं कि यहां पे सिंथेसिस होगा ऑफ प्रोटीन और आरएनए रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। एम फेज के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन और आरएनए G2 फेज में तैयार हो जाएंगे। और अब आएगी बारी किसकी? एम फेज की। देखिए इसको लेके एक आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। उन्होंने क्या डायग्राम दिया हुआ है? उन्होंने इसी टाइम ड्यूरेशन को शो करने के लिए एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है जी, मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं, एक बार मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं कि मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, उन्होंने इस तरीके से किसी भी सेल को बताया हुआ है कि भाई ये जो है ये उसका G1 फेज है। ठीक है, G1 फेज ऐसे दिखा दिया। फिर इन्होंने एस फेज को दिखा दिया, काफ़ी बड़ा होता है ना, 12 घंटे का एस फेज है। ठीक है, एस फेज 12 घंटे का है। फिर इन्होंने जो है G2 फेज को दिखा दिया है, और फिर इन्होंने ये पूरा का पूरा एम फेज है। ठीक है, एम फेज के अंदर ये इन्होंने दिखा दिया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, तो इन्होंने किस तरीके से दिखाया है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। यहाँ पे ये रहा G1 फेज, ये रहा एस फेज, ये रहा G2 फेज, और ये पूरा है एम फेज। ठीक है जी, ये पूरा है एम फेज, और एम फेज में ये वाला पार्ट है प्रोफेज, ये है मेटाफेज, ये है एनाफेज, ये है टीलोफेज, ये है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में बन जाएंगी 2 सेल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि हर फेज के बाद में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं। इन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स का काम होता है क्या करना, ये चेक करना या ये निर्धारित करना कि जो इस फेज के इवेंट्स हैं वो प्रॉपरली कंप्लीट हुए हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब ये सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या देखते हैं, जैसे सपोज करो पहला चेक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है,
इन्हें सीडीके एंड साइक्लिन कहा जाता है। साइक्लिन प्रोटीन या फैक्टर्स हैं और उसके अलावा ऐसे ही सीडीके होती हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं उन्हें। तो कई हैं, आपके सिलेबस में आपको पढ़नी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा बेटा। यहाँ पे जैसे जीवन फेज था, जीवन फेज के अंदर जो भी कुछ इवेंट्स थे, अगर वो इवेंट्स प्रॉपरली कंप्लीट किए हैं तो चेक पॉइंट अलाउ करेंगे कि भाई तुम जाओ और एस फेज को भी कंप्लीट करो और आगे चल के डिवाइड कर लो। लेकिन अगर ये इवेंट प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाए हैं तो बेसिकली क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर ये इवेंट प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाए हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सेल साइकिल चेक पॉइंट सेल साइकिल को यहीं रोक देंगे, इसको एस फेज में सेल को एंटर नहीं करने देंगे। क्यों? अगर ऐसा हो जाता है कि सेल ने इवेंट भी पूरे नहीं किया और आगे फेजेस को करने चाह रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल एबनॉर्मल हो सकती है और एबनॉर्मल सेल क्या करेगी, लगातार डिवाइड करके वहां पे कैंसर को बना सकती है। ठीक है, कैंसर को बना सकती है। कैंसर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो अगर कोई भी सेल एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाए, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लग जाए, तो वहां पे वो एबनॉर्मेलिटी कैंसर कहलाएगी, क्योंकि वहां पे एक मास ऑफ सेल तैयार हो जाएगा जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है जी बेटा, जिसे हम लोग ट्यूमर कह देते हैं। अब ये तो रही बात आपके इंटरफेज की।